नमस्कार। काव्य सारांश चैनल में आपका स्वागत है। आजकल के इस व्यस्तता से भरे जीवन में हमारी पहल इस चैनल के माध्यम से देशी और विदेशी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकारों की कालजयी कहानियों पर रेखाचित्र बनाकर उसके सारांश को रोचक और मनोरंजक ढंग से आप तक पहुंचाना है। कहानी के माध्यम से हम उस दौर के देश, काल और वातावरण को जानेंगे तथा उस दौर की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन को समझेंगे और अलग अलग पात्रों के चरित्र और उनके भावप्रवण पक्षों का आनंद प्राप्त करेंगे। कहानियाँ हमें मनोरंजन के साथ साथ बहुत सी शिक्षाएं भी देती हैं, उन्हें ग्रहण करेंगे। कहानियाँ काल्पनिक अवश्य हो सकती हैं, पर उनमें अंकित घटनाएं उस युग के यथार्थ को चित्रित करती हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है बोनम। बोनम कहानी के लेखक भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में इनके द्वारा रची गई रचनाओं में उस दौर की सामाजिक समस्याओं और मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण किया गया है। इन्होंने अपनी लेखनी से जात पात, कट्टरता, छुआछूत, अंधविश्वास व रूढ़िवाद पर सहज कुठाराघात किया है। इनकी रचनाएं समाज में नैतिकता का संचार करती हैं। बोनम कहानी में कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारत का चित्रण कर अपने जीवन संस्मरण से एक प्रसंग उठाकर समाज के दोहरे चरित्र का वर्णन किया है और यह भी बतलाने का प्रयास किया है कि जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार कर समस्याओं का समाधान खोजने वालों को समाज सदैव शंका और अविश्वास की दृष्टि से कैसे देखता है। बोनम कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, जिनमें से एक हैं स्वयं कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, जिसे वे इस कहानी में मैं, मुझे के संबोधन से प्रदर्शित कर रहे हैं, और दूसरे हैं कहानी का वह किरदार जिनके नाम पर इस कहानी का शीर्षक बोनम है, अर्थात मोहम्मद खलील, बिहार के देवीपुर ग्राम के संपन्न परिवार का 20-21 वर्षीय हट्टा कट्टा नवयुवक, जो सुलझी हुई सोच रखता है परंतु समाज उसे बोनम उपनाम से जानता है। क्यों, यह कहानी में जानकर ही पता चलेगा। ग्राम देवीपुर मुझे गए अभी 5 दिन ही हुए थे, परंतु ऐसा कोई दिन नहीं गया जब ग्रामवासियों ने बोनम की चर्चा ना की हो। मुझे भी अपनी विद्वता प्रदर्शन का ऐसा मौका फिर कहाँ मिलने वाला था। मैं भी गांव के अनभिज्ञ लोगों से खूब जमकर गप्पे उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से क्या कहा, आगे देखना, अब गांधी जी के आह्वान पर 50,000 लोग जेल जाने को तैयार हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि छुआछूत का भेदभाव ना रहे देश में, नहीं तो और भी दुर्दिन देखने पड़ेंगे। लोग मेरी बात को तन्मयता से सुनते और मैं स्वयं आत्म अभिमान से फूला ना समाता। लोग गदगद कंठ से कहते कि अब महात्मा जी का ही भरोसा है और मुझे बताते कि अगर कोई बोनम से ऐसी बातें करे तो वह रात रात भर उसका पीछा ना छोड़ता है, उसका खाना पीना दूभर कर देता है। मैंने जिज्ञासावश पूछा, आखिर यह बोनम है कौन, कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बोनम है। घर में लाखों की संपत्ति है, सिवान में शक्कर मिल, छपरे में 2 कारखाने हैं, 3-3, 4-4 सौ के तलब वाले आदमी नौकर हैं, पर उसे देखिए फटे हाल घूमा करता है। घर वालों ने निगरानी कार्य के लिए उसे सिवान भेजा था। 2 से अधिक महीनों में वहां मैनेजर से लड़ बैठा। मैनेजर ने यहां इस्तीफे के लिए लिख दिया और बताया कि आपका लड़का यहां मजदूरों को सिर पर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते हैं। आखिर घर वालों ने बोनम को वापस बुला लिया। व्यापार में नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं, पर जो सामने आम का बाग है उसकी रात दिन रखवाली करता है। क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी मैं तरह तरह का पकवान बनाते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ भी नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े पहन खरीदते हैं, पर यह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता और गाढ़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी गाथा कहां तक कहें, बस यह कि पूरा बोनम है। यह बातें सुनकर इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कट इच्छा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वह देखिए बोनम आ रहा है।
मैंने कौतूहल से उसकी ओर देखा। वह एक 20-21 वर्ष का हष्ट-पुष्ट नवयुवक था, जो नंगे सिर एक गाढ़े का कुर्ता और ढीला ढाला पजामा पहने चला आ रहा था। पैरों में जूते थे। जब वह मेरी ओर आया तो मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मेरे साथ बैठी मंडली को की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और कहा, अभी नहीं, फिर आऊंगा। यह कहकर वह चला गया। संध्या के समय जब मंडली का विसर्जन हुआ तो वह आम के बाग की ओर धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी, मुझे बोनम का खिताब मिला है। मैंने सकुचाते हुए कहा, हाँ, आपकी चर्चा लोग रोज करते हैं। मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बोनम ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांव में मुझे लोग उर्फ के नाम से जानते हैं। मेरा उर्फ नाम बोनम है। मैं आखिर लोग आपको बोनम क्यों कहते हैं? खलील, उनकी खुशी, और क्या कहूं। मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूं, पर मुझे इजाजत नहीं कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूं। मेरे वालिद हैं, चचा भी हैं। दोनों साहब रात दिन काम में मशरूफ रहते हैं। रह समय हिसाब किताब, हर समय हिसाब किताब, नफा नुकसान, मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता। जैसे वे खुदा के बंदे नहीं, बल्कि दौलत के बंदे हैं। चचा तो पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी में लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं। दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूं, आप लोग इतना मगजमारी क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है। मालिक को कुछ ना कुछ घटी मुनाफा चलता रहता है। अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बोनम हूं। मैं मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है खलील, ऐसा भूलकर भी ना कहिएगा, नहीं तो अब से एक की जगह 2 बोनम हो जाएंगे। इन लोगों को कारोबार के सिवा दीन दुनिया की कोई गरज नहीं, और ना मुल्क और इंसानियत से कोई वास्ता है। मैं हक मांगता हूं और खिलाफत फंड में कुछ रुपया भेजना चाहता हूं। क्यों साहब, कौम पर, मुल्क पर और दीन पर हमला हो तो क्या मेरा फर्ज नहीं कि निजी फायदे को वतन के लिए कुर्बान कर दूं? इसलिए घर और बाहर मुझे बोनम का लकब दिया करता है। मैं आप तो यह कह रहे हैं जिसकी इंसानियत को जरूरत है। खलील, मुझे डर है कि इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गाजी का गढ़ा, सस्ता टोपी नुमा कपड़ा तक पहनने को नसीब नहीं है, तो मेरी गैरत मुझे गवारा नहीं करती कि मैं दावतें उड़ाऊं और कढ़ाईदार चिकन के कुर्ते पहनूं। मैं आप बिल्कुल मुनासिब कहते हैं, पर अफसोस कि लोग आप जैसा त्याग करने के काबिल नहीं। खलील, मैं इसे त्याग नहीं समझता, ना दुनिया को दिखाने के लिए यह भेष बनाकर घूमता हूं। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। कुछ दिन पहले वालिद ने मुझे सिवान की मिल में निगरानी के लिए भेजा। मैंने वहां जाकर देखा तो इंजीनियर साहब अपने निजी खानसामे, बैरे, धोबी, माली, मेहतर और चौकीदार का काम करने वाले भी मजदूरों के खाते में ही लिखा रहे थे। वे सभी इंजीनियर का निजी काम करते थे और मजदूरी कारखाने से पाते थे। इंजीनियर साहब खुद तो बेउसूल हैं, पर गरीब मजदूरों पर इतनी सख्ती कि अगर किसी को 5 मिनट की देरी हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी काट लेते थे। मैंने साहब को समझाया और मजदूरों को कुछ रियायत करनी शुरू की। बस फिर क्या था, इंजीनियर साहब बिगड़ गए और इस्तीफा देने की धमकी दे दी। घर वालों को सब हालात मालूम है कि वह अव्वल दर्जे के मक्कार आदमी हैं, लेकिन इंजीनियर साहब की धमकी सुनते ही घर वालों के होश उड़ गए। मुझे तुरंत तार भेजकर वापस बुला लिया और मेरी लानत मलानत कर डाली। मैं तो पहले ही बोनम कहलाता था, रही सही कोर कसर भी पूरी हो गई। पर क्या पता ये लोग इंजीनियर साहब से इतना क्यों डरते हैं। मैं आपने वही किया जो इन हालातों में मैं भी करता, बल्कि मैं तो शायद उन पर पहले गबन का मुकदमा करता, तब बात करता। ऐसे मक्कारों की यही सजा है। खलील, फिर तो आप और मैं
एक और एक दो हो गए, पर आप कौन सा यहाँ हमेशा रहेंगे। बड़े लंबे वक्त के बाद कोई अपने जैसा मिला है, वरना इन गवारों से तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। मेरे चचा साहब का जवानी के दिनों में एक दलित महिला से ताल्लुक हो गया था। उनसे दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। दलित महिला लड़की को गोद में छोड़कर परलोक सिधार गई। तब से उन दोनों बच्चों की यतीमों से भी बदतर हालत है। कुछ भी खाने पहनने को न मिलता था। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़ों में पड़े रहते थे। मुझसे यह सब ना देखा गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में सब खफा हैं, सबकी त्योरियां बदल गईं, मगर मैंने परवाह ना की। आखिर वे भी तो हमारा ही खून है, इसलिए मैं बोणम कहलाता हूँ। मैं, जो लोग आपको बोणम बोलते हैं वे खुद बोणम हैं। खलील, बच्चों को साथ खिलाने पिलाने के एवज में हिंदुस्तान के उलेमा ने फतवा दिया कि मेरे घर पर खास कुर्बानी होगी। मैंने बहुत विरोध किया, पर मेरी कौन सुने। फतवे का काफिरा अर्थात फतवा ना मानने का प्रायश्चित भी मेरे ऊपर डाला गया। मैंने अपनी सवारी घोड़े को बेचकर फकीरों को खाना खिलाया, पर तब से कभी भी अगर कसाईयों को गायें लिए जाते देखता हूं तो कीमत देकर खरीद लेता हूं। अभी तक 10 से अधिक गायों की जान बचा चुका हूं। सभी यहाँ हिंदुओं के घर में हैं, पर मजे की बात यह है कि जिन्हें मैंने गायें दी वे भी मुझे बोणम ही कहते हैं। मैं भी अब इस नाम का आदी हो गया हूं। मुझे अब इससे मोहब्बत हो गई है। मैं, काश देश के हर घर में आप जैसे बोणम होते। खलील, लीजिए, आपने भी मुझे बनाना शुरू कर दिया। यह देखिए, आम का बाग है और मैं इसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं कि जहां हजारों का नुकसान हो रहा है वहां देखभाल करता जरा सी बगिया की देखभाल में चौकन्ना रहता है। जनाब, यहाँ लड़के आम खाते हैं, 25 गिराते हैं, न जाने कितने ही पेड़ चोट खाते हैं और फिर फलना बंद कर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब आम पक जाए और टपकने लगे तब जिसका जी चाहे चुन ले जाए। कच्चे आम खराब करने से भला क्या फायदा। ये भी मेरा एक बोणमपन है। ये बातें चल ही रही थी कि तभी 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़कर घसीटते हुए आते दिखे। उनमें से एक तो सूरत से मौलवी मालूम होता था। मौलवी कहता है कि ये बनिया बड़ा बेईमान है। अभी शेर भर घी ले गया था, घर पर तोला तो कम निकला, आध पाव घी गायब। अब लौटाने आया तो कहता है कि उसने पूरा तोला था। अब बताओ, रास्ते में क्या घी मैं खा गया। अब ले चलता हूं इसको थाने, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय डाक खाने के मुंशी थे। बोले, बनिए की यह हमेशा की आदत है कम तोलने की। आज ही 2 आने की शक्कर मंगाई। लड़का घर लेकर आया तो मुश्किल से आने भर की भी ना थी। लौटाने आया तो बनिया आंखें दिखाने लगा। आज इसके बाटों की जांच करानी चाहिए। तीसरा आदमी अहीर अर्थात दूध वाला था। वह अपने सिर से खली की गठरी उतार कर बोला, साहब, यह 11 रुपए की खली है। 6 रुपए शेर के भाव से दी थी। घर पर तौली तो पूरा शेर भर कम निकली। जब लौटाने के लिए आया तो इसने लेने से मना कर दिया। अब इसका फैसला थाने में ही होगा। इस पर आसपास खड़े आदमियों ने कहा कि बनिया सचमुच बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा, अगर मेरे बांट रत्ती भर भी कम निकले तो 1000 रुपए दंड भुगतूंगा। मौलवी और मुंशी जी बोले, तो टांकी मारता होगा यह। जबकि दूध वाला बोला कि यह दोहरे बांट रखता होगा, दिखाने के अलग और तौलने के अलग। बनिए ने प्रतिवाद किया। पकड़ने वाले आक्रमण करते जाते। इसी तरह कुछ आधा घंटा गुजर गया। मेरी समझ न आया कि क्या करूं। बनिए को छुड़वाने पर जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। फिर मैंने जैसे खलील को देखा तो वो गायब। वह न जाने कब यहां से चला गया। बनिया रत्ती भर न दबता था और थाने जाने से भी न डरता था। ये लोग थाने जाते ही थे कि उन्हें बोणम खलील सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसके एक हाथ में टोकरा था, दूसरे में कटोरी थी और उसके पीछे पीछे एक 7-8 वर्ष का
मुंशी जी, डाक खाने के मुंशी जी का लड़का चला आ रहा था। बोड़म ने आते ही मौलवी साहब से कहा, यह कटोरा आप ही का है काजी जी? मौलवी चौंक कर बोला, हाँ है, पर तुम इसे मेरे घर से क्यों लाए? बोड़म बोला, इसलिए कि इस कटोरे में वही आधा पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिया ने कम तोला। यह घी भी वही है और इसका वजन भी वही। बेईमान गरीब बनिए ने बेईमानी नहीं की है, बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद आपने की है। मौलवी खिसिया कर बोला, तुम अपना बौड़मपन यहां ना दिखाना, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। तुम लखपति होगे तो अपने घर के होगे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाने की? बौड़म, वैसे ही जैसे आपकी बनिए को थाने ले जाने की हिम्मत हुई है, अब यह घी भी थाने जाएगा। मौलवी सिटपिटा बोला, सबके घर थोड़ी बहुत चीज रखी रहती है, कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूं। आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था। बनिया, मौलवी साहब आप कहां जाते हैं? चलिए, हमारा आपका फैसला थाने में होगा। मैं एक ना मानूंगा। कहने को तो मौलवी साहब आप बड़े ईमान वाले बनते हैं, जैसे देवता ही हों, पर घर पर चीज रखकर दूसरों को बेईमान बनाते हैं। क्या यह लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है? मौलवी साहब वहां ना रुके, बनियों को छोड़कर खलील के वालिद के पास गए, जो इस वक्त शर्म बचाने का सहज बहाना था। तब खलील ने दूध वाले अहीर से कहा, क्यों जी, आप भी थाने जाइएगा? चलो, मैं भी थाने चलता हूं, तुम्हारे घर से शेर भर खली लेता आता हूं। दूध वाले अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। बोला, भैया, जवानी की कसम है, मुझे तो मौलवी साहब ने सिखाया था। खलील, किसी दूसरे के सिखाने से क्या तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो दूध में आधा पानी मिला मिला कर बेचते हो, मगर आज तुम पर इतनी काहिली सवार हो गई है कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमादा हो गए। खली तो उठाकर घर पर रख ली और ऊपर से बनिए पर कम तोलने का झूठा तमाशा बना रहे हो। बनिया, भैया, मेरी तो लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई, मैं तो थाने में रपट किए बिना नहीं मानूंगा। अहीर ने शर्मिंदा होकर बोला कि साहू जी, मुझे माफ करो, नहीं तो कहीं का ना रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी भी कलई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? मुंशी, तुम बेचारे मेरी क्या कलई खोलोगे? मुझे भी अहीर समझा है जो तुम्हारी धमकियों में आ जाऊं? खलील साथ आए मुंशी के लड़के से बोला, क्यों बेटा, क्या तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का शंकित नेत्रों से मुंशी की ओर देखकर बोला, बताऊंगा। मुंशी बोले, लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील, बेटा, अभी तुमने जो मुझसे कहा था वही फिर कह दो। लड़का बोलता है, दादा मारेगा। मुंशी, क्या तूने रास्ते में शक्कर फांक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील, जी हां, उसने मुझसे खुद कहा, पर आपने उससे पूछा ही नहीं और बनिया पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने लगे। क्या यही आपकी शराफत है? मुंशी, मुझे क्या मालूम था कि उसने यह शरारत की है। खलील, तो ऐसे नाकाफी सबूत के बूते आप थाने क्या सोचकर जा रहे थे? क्या आप अनपढ़ लोगों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं? टके कीमत के पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं, जब कहिए तब साबित कर दूं। उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते? मुंशी जी ने बोड़म के मुंह लगना उचित नहीं समझा। लड़के को झल्लाकर डांटते मारते घर ले गए। बनिए ने बोड़म को खूब आशीर्वाद दिए। दर्शक भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह नाहक ही पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, क्या आप जानते हैं कि मुझे अब इसका क्या सिला मिलेगा? थानेदार मेरा दुश्मन हो जाएगा, कहेगा मेरे काम में टांग अड़ाया करता है। वालिद साहब पुलिस से थर-थर कांपते हैं, मुझे खूब आड़े हाथों लेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है। और फिर यह वाकया भी मेरे बोड़मपन की फहरिस्त का एक नया किस्सा बन जाएगा। एक बनिए के पीछे मुझे इतने सारे भले आदमियों की कलई खोलनी
मुनासिब ना थी। ऐसी ही हरकतें हम जैसे बोणम लोग किया करते हैं। मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बोणम देवताओं को कहा जाता है। जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है वह दुनिया की नजर में चतुर है, वही बुद्धिमान भी हो सकता है। पर जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांतों के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की बलि चढ़ाकर निंदा की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता, वही बोणम कहलाता है, वही निर्बुद्धि है। मित्रों, आज के समय में सभी बड़े समझदार हैं और उनकी समझदारी का पैमाना स्वहित के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, चाहे उसके लिए किसी का अहित ही क्यों ना हो जाए। ऐसे में यह कहानी हमें सिखलाती है कि स्वहित से ऊपर न्याय और सत्य को रखने वाले संसार की दृष्टि में निंदा के पात्र होते हैं और कोई उनका साथ नहीं देना चाहता, फिर भी उनका आत्मबल अतुलनीय होता है और उसे किसी अन्य की स्वीकृति या अस्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। और यही जीवन जीने का सच्चा अर्थ भी है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।